नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। आयतुल्लाह खमेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर कोमा में चले गए। उनकी हालत बहुत खराब है और उनका इलाज चल रहा है। कहीं पे आया कि उनकी बहुत सारी तस्वीरें ट्विटर पे आई जिसमें वो ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाकर लेटे हुए हैं। कुछ तस्वीरें आई जिसमें उनका बेटा जो है वो उनका माथा चूम रहा है। अलग अलग तरह के ट्वीट आए, इजरायली बहुत सारे ट्वीट आए जिसमें इस बात के लिए खुशियां मनाई गई। कुछ लोगों ने कहा अच्छा हो गया, कुछ लोगों ने कहा कि ये टारगेट पूरा हुआ। ये सारी चीज़ें इस तरह की आई। तो ये पूरे दिन चला। अभी हम चर्चा करेंगे इसमें कि क्या क्या था, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो ये बताने के लिए है कि ये खबर क्यों आई, कहाँ से आई, कैसे आई, ये कितनी सही है और ऐसी खबर आने के पीछे कारण क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। दरअसल ये खबर जब पूरे दिन चली है तो उसमें बहुत सारी आईसीयू की तस्वीरें, उनकी कुछ तस्वीरें जिसमें ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, कुछ तस्वीरें उनके साथ उनका बेटा दिखाई दे रहा है। बहुत सारी ईरान के प्रति नफरत वाली उसके साथ पोस्ट भी आई और बहुत सारी पोस्ट इसके खिलाफ भी आई कि ये बकवास है। और इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हुआ शाम को जब एक वीडियो रिलीज हुआ वेबसाइट पे, ईरान की खमेनेई की वेबसाइट पे, और उसमें अमानी साहब जो हैं वो राजदूत मोस्तफा अमानी साहब जो है वो खमेनेई साहब से बात कर रहे हैं। मोस्तफा अमानी जो है लेबनान में राजदूत हैं ईरान के, और जब पेजर ब्लास्ट हुए थे तो उसमें उनकी आँख भी चली गई थी। उसमें वो बातचीत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मेरी आँख ठीक है और बहुत किस तरह से हुआ था, इस तरह की बातें हो रही हैं। इस वीडियो के बाद से ये दावा किया जा रहा है कि ये खबर झूठी थी, और इस अफवाह के साथ में कुछ लोगों ने इसको भी जोड़ा कि 8 तारीख के बाद से उनका कोई ट्वीट नहीं आया था और वो रेगुलर ट्वीट किया करते थे। तो इससे भी बल मिला कि ये सचमुच जो है वो कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। अब कितना गड़बड़ हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इसके पीछे हकीकत क्या है, 1-2 दिन में सामने आएगी। लेकिन ईरान का दावा है कि ये बकवास है। तो ये बकवास अगर है तो ये बकवास आई क्यों, कहां से आई, कैसे आई? इस बकवास को समझने के लिए आपको एक और खबर को समझना पड़ेगा। वो एक और खबर ये है कि कुछ एक चोरी पकड़ी गई। किसकी पकड़ी गई? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का प्रवक्ता और उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में जो सबसे सीनियर अफसर था, उन दोनों लोगों के बारे में कुछ खुलासे हुए और उस खुलासे में ये पता चला कि इन लोगों ने अपने ही देश के खिलाफ विदेशी मीडिया में कुछ खबरें प्लांट कराई। ये खबरें प्लांट कराने के लिए इन्होंने अपने ही देश के रिकॉर्ड की खबरें निकाली, और चूंकि इजराइल में ज़बरदस्त सेंसरशिप थी तो खबर छप नहीं सकती थी इजराइल में, तो उस खबर को लीक करके विदेश के 2 अखबारों में छपवाया गया। जब वहाँ खबर छपी तो उसके रेफरेंस से इजराइल के अखबारों में छपी। खबर क्या थी? खबर ये थी कि कुछ बंधकों की हत्या की खबर आई थी। उसके बाद में इजराइल में ज़बरदस्त हो रहे थे प्रदर्शन, और लोग ये कह रहे थे कि आप जो बंधकों को लेकर जितनी जल्दी हो सके समझौता कीजिए। नेतन्याहू के ऊपर दबाव था, और अगर उस वक़्त समझौता कर लेते नेतन्याहू तो गाज़ा में शांति हो जाती। अब वो शांति उस समय क्यों नहीं चाहते थे, ये एक अनुत्तरित प्रश्न है। कुछ लोगों को लगता है कि हमास के सफाए तक वो युद्ध जारी रखना चाहते थे, कुछ लोगों को लगता है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तनाव को जारी रखना चाहते हैं कि जिस दिन तनाव खत्म उसी दिन नेतन्याहू खत्म। तो इस खबर को लीक करने के लिए बाकायदा उनके अपने मिलिट्री के कुछ अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों ने मिलिट्री के अधिकारियों के खिलाफ कुछ चीज़ें निकाली। उन चीज़ों को दिखा के उनको ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल करके वो जानकारी निकाली और उसको विदेशी मीडिया में लीक किया गया। ये कहानी है, और ये कहानी चल रही थी। अभी ये पूरी स्थिति पूरी खबर में आपको बता चुका हूँ। तो ये खबर जो है, जब इस पर बातचीत चल रही थी तो उस दौरान जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट में ये बहुत सारी जानकारियाँ जो इस केस से जुड़ी हुई हैं वो गुप्त हैं, उनके ऊपर गैग ऑर्डर है।
गैग का मतलब गला घोटना, यानी उनको सेंसरशिप के कारण। लेकिन अदालत ने कुछ हिस्सों को जारी करने की अनुमति दे दी। जब उन हिस्सों को जारी करने की अनुमति दी गई तब उससे ये खबर बाहर निकल के आई और पता चला कि नेतन्याहू कमज़ोर पड़ गए और नेतन्याहू की चोरी पकड़ी गई है। जिस दिन नेतन्याहू की चोरी पकड़ी जाती है उस दिन इजराइल के यहाँ पे जितने भी अखबार थे और पूरी व्यवस्था के बीच में जो चर्चा होनी चाहिए थी, वो चर्चा ये होनी चाहिए थी कि नेतन्याहू फंस गए हैं, उनके लेफ्ट राइट फंस चुके हैं, इनके खिलाफ जांच हो रही है। कोर्ट ने नेतन्याहू को पर्सनल अपीयरेंस से छूट देने से मना कर दिया था। उसके बाद कुछ फ्लेयर बम फेंके गए, कुछ मतलब लपटे, आग की लपटों वाले बम नेतन्याहू के घर के बाहर फिर से, यानी एक चीज साबित की जा सके कि नेतन्याहू जो है वो बहुत असुरक्षित अगर निकलेंगे तो अभी फिर देखो उनके घर के आगे फ्लेयर बम फेंक दिए हैं। तो इस तरह की जब सिचुएशन चल रही है उस आदमी के साथ में और वो फंस गया है, तो चारों तरफ से वो फंसता जा रहा और न्यायपालिका ने उसकी पोल भी खोल दी पब्लिक के बीच में। जो छिपी हुई बात थी वो सार्वजनिक हो गई। और इसमें जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट, देश की सेंसरशिप से बचने के लिए आप किसी अधिकारी को ब्लैकमेल करके निकलवाते हो, कुछ पुराने मिनट्स में भी करेक्शन करते हो, आप उस सूचना को आप लीक भी करते हो, ये सारे मामले जो है वो खुलते आ रहे हैं। तो उसके बीच में नेतन्याहू के पास रास्ता एक ये बचता कि खमेनेई के आईसीयू में भर्ती होने, उसके निधन की स्थितियां बनने का समाचार अगर फैला दो तो जो लोग ईरान के मामले में रुचि रखते हैं, अरब देश, वो पूरे दिन इसी पे चर्चा करेंगे। नेतन्याहू अपने ही देश से गद्दारी करते हुए पकड़ा गया है, उसका खुलासा हुआ है, जानकारियां आई हैं। इसके मुकाबले आप ये बातचीत करना चाहोगे कि खमेनेई बाबू जो हैं अब दुनिया से जाने वाले हैं। जब से ये मामला खुला है लगातार नेतन्याहू कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इससे पहले एक खबर और आई थी और वो खबर ये थी कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलके खमेनेई की हत्या करना चाहते हैं। अब इस बीमारी से, आईसीयू में जाने से और कोमा में चले जाने से पहले की अवस्था, कोमा में चले गए हैं, उनका उत्तराधिकारी उनके बेटे को चुन लिया गया है, ये सारी खबरें आई हैं। और खबर ये आई कि वो हत्या करना चाहते हैं। कब हत्या करना चाहते हैं? जनवरी की 20 तारीख से पहले। जनवरी की 20 तारीख को ट्रंप जब लेंगे शपथ राष्ट्रपति की अमेरिका के, तो उससे पहले ये काम हो जाना चाहिए। इसकी तैयारी चल रही है। निश्चित तौर पे फिर पूरा का पूरा इजराइल और बाकी लोग इसी पे बात किए जा रहे हैं। और जब वो इस पे बात कर रहे हैं, इसी से पहले, एक दिन पहले एक और खबर आई, और वो खबर नहीं आई थी, उस खबर में सीधे खड़े होके स्वयं साक्षात नेतन्याहू आए थे। और नेतन्याहू अपने देश के लोगों से बात करने के बजाय ईरान की जनता से बात कर रहे थे। और ईरान की जनता को वो अपने संबोधन में बोल रहे थे कि देखो कितना पैसा बर्बाद हो रहा है युद्ध पे, ये खमेनेई जो है ये तुम्हारे ईरान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, कितने अस्पताल बन जाएंगे, कितने स्कूल बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसने हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ दी, इतना अरब रुपए इस मिसाइल पे खर्च हो गए। तमाम कहानी ये वहाँ के उनको फैला रहे थे। इसके साथ में ये चीज़ तो कर ही रहे हैं, इसका एक दूसरा मकसद ये भी है कि ये लगातार एक प्रोपेगेंडा भी खड़ा कर रहे हैं। उस प्रोपेगेंडा में जो ईरान में रहने वाली जनता है, ईरान के जो अधिकारी हैं, उनका मनोबल भी गिरता है कि भैया हमारी लीडरशिप खतरे में, ऐसा ना हो कि हम मारे जाएं, तो थोड़ा संभल के चलो। और इस बीच में एक और खबर भी आई थी, वो भी बहुत मायने रखती है। और वो खबर ये थी कि 2 लोग ट्रंप के कैंपेन के दौरान अमेरिका में पकड़े गए हैं जो ट्रंप की हत्या करना चाहते थे, और वो लोग ईरान ने भेजे थे। तो जब ये पूरा घटनाक्रम आपके सामने हो रहा है तो आपको एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि नेतन्याहू कितनी कमज़ोर हालत में है। नेतन्याहू हर तरफ से घिरा हुआ है। अभी अपने रक्षा मंत्री गैलेंट को हटाया, उसके बाद भी जनता बहुत नाराज है, वो सड़कों पे आ गई है। और उसके सड़कों पे आने और विरोध करने के बाद में एक प्रेशर इनके ऊपर था ही कि इसके बीच में 2 मामले निकल आए। इसके प्रवक्ता को के साथ पूछताछ हो रही है, गिरफ्तारी करके आईडीएफ पूछताछ कर रही है।
और इसके अपने जो प्रधानमंत्री कार्यालय का जो सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट था उसके साथ पूछताछ हो रही है। यानी एक तरह से देखा जाए तो नेतन्याहू इस समय अभूतपूर्व संकट में है। भ्रष्टाचार के मामले उनके खिलाफ चल ही रहे हैं, उनकी जांच भी अदालत में चल रही है, जिस मामले में पर्सनल अपीयरेंस की बात मैंने अभी आपको बताई थी। तो ये पूरी तस्वीर जो है ये बता रही है कि अब नेतन्याहू की जांच अगर कोई बचा रहा है तो वो है ईरान। जितना ईरान डिस्कस करोगे उतना इजराइल की समस्याओं से ध्यान हटेगा, जितना पाकिस्तान डिस्कस करोगे उतना भारत की समस्याओं से ध्यान हटेगा। पाकिस्तान में पेट्रोल 200 रुपए हो गया है, ये सुन के भारत के 100 वाले को राहत मिलती है। वहां पर प्याज 250 रुपए मिल रही है, ये सुन के हमारे आदमी को मिलती है। पाकिस्तान में देखो कितनी महंगाई है। तो ये जो अपनी समस्याओं का हल बाहर की चीजों में निकालने वाली टेंडेंसी है, ये सिद्धांत अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो ये मैकियावेली का सिद्धांत था कि एक दुश्मन, एक परेशानी बाहर की हमेशा खड़ी करके रखो, इससे आपके अंदर की समस्याओं से आपका ध्यान बटा रहता है। और ये सिद्धांत सिर्फ भारत में नहीं, इजराइल में नहीं, दुनिया भर में अपनाया जाता है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद खड़े करने की बात होती है, हम सब जानते हैं कि किस तरह से ओसामा बिन लादेन को खड़ा किया गया अमेरिका के इंटरेस्ट में, और अमेरिका लंबे समय तक ओसामा से लड़ने के नाम पर ही अपने लोगों को इंटीग्रेट किए रहा। फिर 26/11 हुआ और उसके बाद में लड़खड़ाती हुई अमेरिका की इकोनॉमी के बीच में पूरा ध्यान इस पर हो गया कि अब हमको तालिबान का मुकाबला करना है। और जब तक वो युद्ध अमेरिका लड़ता रहा, लोग भूले रहे अपनी आंतरिक समस्याएं और रोज वही खबर पढ़ते थे 26/11 में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ। कभी इराक का डर। तो एक बाहरी खतरा आप हमेशा दिखा के अपने देश को सेफ कर सकते हो और करते रह सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जिक्र मैं अलग अलग वीडियो में कर चुका हूं, और उनमें यह भी है कि विश्लेषक कह रहे हैं कि अमेरिका का बहुत बड़ा मकसद ये है कि भारत में इस्लामिक टेररिज्म को खड़ा किया जाए। अब भारत में आज भी सोचिए, सब कुछ हो रहा है, लगातार प्रेशर क्रिएट करके रखा जा रहा है कम्युनिटी के ऊपर। भड़ के कुछ लोग तो निकलें, कुछ लड़के निकल आए बस। इसके आधार पर उसको एक नया हब दिखेगा और उस नए हब में आतंकवाद को कंट्रोल करने के नाम पे एक तो भारत को नियंत्रण करने की कोशिश करेगा और अपने आंतरिक समस्याओं जैसे कि महंगाई से जूझ रहा है 3 साल से, उनसे भी ध्यान बटाने में कामयाब रहेगा। इसीलिए सांप्रदायिकता की राजनीति, इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सांप्रदायिकता की राजनीति भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब तक सोचिए कि इतने साल हो गए हैं, आतंकवादी आते हैं तो पाकिस्तान से सरहद पार करके आते हैं। भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमान आबादी जिस मुल्क में रहती है, वहाँ इस्लामिक आतंकवाद में शामिल होने के लिए 10-20 लोग नहीं मिल रहे हैं। जहाँ पे कश्मीर जैसा राज्य है, वहाँ पर भी इस तरह से आतंकवादी नहीं मिल पा रहे हैं जिनके आधार पर अमेरिका, क्योंकि देखिए अमेरिका की समस्या क्या है, इराक को ख़त्म कर दिया, ओसामा को ख़त्म कर दिया और अफगानिस्तान में भी ख़त्म हो गया। अब कौन सा बाहरी खतरा वो दिखा है? एक ईरान का खतरा, उसको लेके थोड़ा थोड़ा घूम रहा है। कब तक? तो इस तरह की जो स्ट्रेटजी होती है, उसी तरह की स्ट्रेटजी के तर्ज पे ये हमारे नेतन्याहू बाबू की स्ट्रेटजी है कि ईरान का डर दिखाते रहो, ईरान की बातें बताते रहो, ताकि जो अंदर के हालात हैं, इकोनॉमी गिर रही है, रोजगार की हालत खराब हो रही है, खजाना खाली होता जा रहा है और प्रधानमंत्री अनगिनत आरोपों में घिरा हुआ है, हर तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप उस पर, अपनी ही सेना के अधिकारियों की जासूसी कराने के आरोप उस पर, अपनी ही सेना के अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के आरोप उस पर, गाजा में जबरदस्ती युद्ध थोपना और मानवाधिकारों का उल्लंघन करना। ये आरोप तो खुद गैलेंट ने लगाए हैं कि अब हमारा कोई रोल नहीं बचा है गाजा में, वापस आ जाइए। और जब से उसने आरोप लगाए, गाजा से एक दो मिसाइल आने लग गई हैं।
तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अलग अलग, इसके अलावा वो ये जो मामला है कि देश के अपने सीक्रेट बाहर के मीडिया में प्लांट कराए ताकि अपनी कुर्सी बचाई जा सके, तो उस आदमी के लिए तो डबल फायदा है कि अगर ये बाहर का समस्या खड़ी हो तो कुल मिला के जो आईसीयू में कोमा में चले गए हैं खमेनेई, उनके कोमा में जाने के पीछे जो लगता है, अभी क्या है पता नहीं, कभी सचमुच में भी आदमी जा सकता है, लेकिन जो लग रहा है अभी तक के हिसाब से, जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से कुछ ट्रांसपेरेंसी तो होती नहीं है। अभी आपने सुन लिया कि किस तरह से वहाँ सेंसरशिप है कि अपनी खबर को प्रधानमंत्री को प्लांट करना है तो विदेशी मीडिया में करनी पड़ रही है, अपने ही डॉक्यूमेंट। उसी तरह से ईरान में भी ओपेसिटी है, वहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ बाहर आ जाता है, तो कुछ कह भी नहीं सकते अंदर क्या चल रहा है। लेकिन एक चीज़ तो चल रही है, और वो ये चल रही है कि ये जो खबर है, इस खबर के बाहर आने के बाद इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। किसी ने कुछ बीमारियों का जिक्र किया, किसी ने कहा हार्ट के कारण हुआ है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कि पॉइजन किया गया उनको, इजराइल ने जहल दिलवाया। तो इस पूरी चर्चा के बीच में ये ज़्यादा लगता है कि यह अफवाह है, क्योंकि अगर खबर सच होती है तो सारे लोग एक ही बात बोल रहे होते हैं। तो ये अफवाह अगर है तो इस अफवाह को फैलाने के पीछे मकसद क्या हो सकता है, उस पर आज हमने इस वीडियो में चर्चा की। काम हमारा अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।